2018 में 28 वर्षीय नर्स लूसी लेटबी की हत्या के आरोप में गिरफ्तारी की खबर से उनके करीबी और सहकर्मी हैरान रह गए। उन्हें साधारण और औसत बताया गया था। लेटबी ने एक संतुष्ट बचपन बिताया था और अपनी युवावस्था में नर्स बनने का सपना देखा था, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने उसकी और मां की मुश्किल डिलीवरी में मदद की थी। लेकिन कुछ तो गलत हो गया। इतना मासूम दिखने वाला इंसान इतनी तबाही कैसे कर सकता है? इस डॉक्यूमेंट्री में हम ब्रिटेन की सीरियल किलर नर्स लूसी लेटबी के डरावने मामले की जांच करके कुछ सवालों पर रोशनी डालेंगे। शुरुआती जीवन। लूसी लेटबी का जन्म 4 जनवरी 1990 को हेयरफोर्ड, इंग्लैंड में हुआ था। वह जॉन, फाइनेंस मैनेजर, और सुजैन, अकाउंट्स क्लर्क, लेटबी की इकलौती संतान थी। उनका बचपन आदर्श बताया गया है। वह एरन एवेन्यू पर पली बढ़ी, जो हिंटन रोड के पास है, और वह चर्च व स्कूल जाती थी। लेटबी की दोस्तों ने याद किया कि वह उदार, सौम्य और विचारशील थीं, और एक दोस्त ने उन्हें इस तरह बताया कि उनके पास एक खुश मिजाज और शांतिपूर्ण आभा थी, जो उनके आसपास सभी को खुश और सहज महसूस कराती थी। उन्होंने अपने दोस्तों द्वारा दी गई प्यारी और ममतामयी स्वभाव के कारण मैरी पॉपिंस उपनाम भी अपना लिया था। उनके पास हमेशा छोटे मोटे कट और खरोंच ठीक करने के लिए सामान रहता था, जिसमें प्लास्टर और एंटीसेप्टिक वाइप्स शामिल थे। उन्होंने बचपन से नर्स बनने का सपना देखा, जो उनकी मां के लिए कठिन प्रसव का नतीजा था। एक दोस्त ने बीबीसी को बताया कि लेटबी उन नर्सों की आभारी थीं जिन्होंने उनकी जान बचाई। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने जो कुछ भी किया वह नर्स बनने के अपने अंतिम लक्ष्य की ओर ही केंद्रित था। लेटबी ने आइलस्टोन स्कूल और हेयरफोर्ड 6th बॉर्न कॉलेज में पढ़ाई की, जहां वे शर्मीली और पढ़ाई में ध्यान देने वाली थीं। उनके कुछ करीबी दोस्त थे जो खुद को मिसमैच फैमिली कहते थे। किशोरावस्था में पहुंचकर और सपने के करीब आकर वह बच्चों के स्वास्थ्य और विकास पर चर्चा करती थी। उनके आसपास किसी को भी हैरानी नहीं हुई, जैसा लेटबी ने बाद में अदालत में बताया। मैंने हमेशा बच्चों के साथ काम करना चाहा। बाद में उन्होंने यह भी जोड़ा कि उन्होंने अपने स्कूल के विषय इस आधार पर चुने थे कि वे उनके करियर के चुनाव में मदद करेंगे या नहीं। लेटबी की दोस्त जे थॉमस ने बताया कि वह बचपन से ही बहुत केंद्रित और करियर उन्मुख थीं। उन्होंने कहा कि वह एक दिन शादी कर परिवार बसाना चाहती थी। ए लेवल के बाद लेटबी ने सितंबर 2008 में चेस्टर विश्वविद्यालय में नर्सिंग शुरू की। उन्होंने पहले वर्ष में सामान्य नर्सिंग और अगले 2 वर्षों में बच्चों की नर्सिंग में विशेषज्ञता ली। यह उल्लेख किया गया है कि वह अपने परिवार में विश्वविद्यालय जाने वाली पहली व्यक्ति थीं। जब उन्होंने स्नातक किया तो उनके माता पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने स्थानीय अखबार में एक नोटिस दिया जिसमें लिखा था, हम तुम्हारे सभी कठिन परिश्रम के बाद तुम पर बहुत गर्व करते हैं। प्यार, मम्मी और पापा। लेटबी के विश्वविद्यालय के साथियों ने भी उन्हें उनके स्कूल के दोस्तों की तरह याद किया, यह बताते हुए कि वह बहुत मेहनती थीं और शांत स्वभाव की थीं। एक अन्य ने उन्हें तेज और अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित बताया। विश्वविद्यालय में उन्होंने नॉर्थ वेस्ट के कई अस्पतालों जैसे लिवरपूल विमेंस हॉस्पिटल और काउंटेस ऑफ चेस्टर हॉस्पिटल में काम किया। सितंबर 2011 में उन्होंने स्नातक की डिग्री ली। जनवरी 2012 में 4 महीने बाद उन्हें काउंटेस ऑफ चेस्टर हॉस्पिटल के न्यूनेटल यूनिट में पद मिला। लेटबी ने खुशी से पद स्वीकार किया। इसी के लिए वह सालों से मेहनत कर रही थी। यही उसका बचपन का सपना था। वार्ड में वह बीमार और समय से पहले जन्मे नवजात शिशुओं की देखभाल करती थी। उसकी कार्यशैली इतनी प्रभावशाली थी कि वह जल्दी ही बैंड 5 नर्स के रूप में योग्य हो गई। 2014 की वसंत तक उसने विशेषज्ञ प्रशिक्षण पूरा कर लिया और गहन देखभाल वाले शिशुओं के साथ काम कर सकती थी। 2013 में एक स्टाफ प्रोफाइल में लेप्री ने बताया
कि वह विभिन्न स्तरों के समर्थन वाले कई शिशुओं की देखभाल करती थीं और उनकी प्रगति व परिवारों को समर्थन देना पसंद करती थीं। उन्होंने अस्पताल की नवजात इकाई के लिए धन जुटाने के अभियान में भी हिस्सा लिया था। बाद में एक नर्स के रूप में अपने समय को याद करते हुए लेडबी ने अदालत में कहा, मुझे गहन देखभाल का काम पसंद था, वही मेरा जुनून था। हर नर्स की कोई न कोई खासियत होती है। वे जानते थे मैं खुश हूं। हालांकि अपनी नौकरी के दौरान लेटबी को गैर गहन देखभाल के काम को उबाऊ कहने के लिए जाना जाता था और कम से कम एक बार उन्हें एक वरिष्ठ सहयोगी के साथ बहस करते हुए देखा गया था। जब उनसे बाहर की नर्सरी में काम करने के लिए कहा गया, जहां बच्चों को घर जाने की तैयारी के लिए इलाज किया जाता था, तो बाहर की नर्सरी ने नवजात शिशु इकाई के 4 में से 2 कमरों को घेर लिया था और लेटबी को बाहर की नर्सरी में शिफ्ट दिए जाने पर बजाय गहन देखभाल या उच्च निर्भरता देखभाल कमरों के असंतुष्ट बताया गया था। वरिष्ठ नर्स कैथरीन पर्सिवल कार्लरबैंक ने जूरी को बताया कि उन्होंने कहा था यह उबाऊ है। वह बच्चों को दूध नहीं पिलाना चाहती, गहन देखभाल में रहना चाहती थी। पर्सिवल कार्लरबैंक ने कहा कि उन्हें अच्छा लगता था जब उनकी नर्सें तनावपूर्ण काम से ब्रेक लेती थीं। उन्होंने कहा, हमें लूसी के मानसिक स्वास्थ्य की चिंता थी क्योंकि यह काम परेशान करने वाला और थका देने वाला हो सकता है। अगर आपको लगातार उस तनावपूर्ण स्थिति में रखा जाए तो कभी कभी आपको उस माहौल से बाहर आना पड़ता है और बाहरी नर्सरी में रहना पड़ता है। उन्होंने यह भी बताया कि लेटबी अगर उच्च तीव्रता वाले कमरों में कोई समस्या आती थी तो मदद करने के लिए उत्सुक रहती थी और अगर कुछ होता तो तुरंत वहां पहुंच जाती थी। शैक्षणिक करियर में लेटबी को शांत, सौम्य और प्रेरित समझा जाता था। अस्पताल में उनके सहकर्मी उन्हें एक अलग नजरिए से देखते थे। कुछ लोगों ने उन्हें सीखने के लिए उत्सुक बताया, यहां तक कि वह शिक्षक की पसंदीदा बनने की हद तक चली जाती थी। हालांकि दूसरों ने यह भी बताया कि उनके अंदर जो श्रेष्ठता का भाव था उससे कुछ लोगों को बुरा लगता था। एक अनाम नर्स ने द संडे टाइम्स को बताया, कुछ लोग लूसी लेटबी को घमंडी मानते थे, लेकिन मुझे वह बेरुखी नहीं लगी। मैं समझता हूं कुछ लोग ऐसा क्यों सोचते थे। उन्हें चीजें बिल्कुल सही तरीके से पसंद थीं और वह नियमों का सख्ती से पालन करती थीं, या कम से कम ऐसा दिखाती थीं कि वह करती हैं। वह हमेशा दूसरों की गलतियों को तुरंत बता देती थीं। अगर आपने कुछ गलत किया हो तो आपको डांटने वाली पहली इंसान वही होती थी। चेस्टर में शुरुआत में लेटबी ऐश हाउस के स्टाफ आवास में रहीं। वह 6 महीने फ्लैट में रहीं। फिर 2015 की गर्मियों में ऐश हाउस लौट आई। अगले साल उन्होंने चेस्टर के वेस्टबोर्न स्ट्रीट पर एक सेमी डिटैच्ड घर खरीदा। बीबीसी की रिपोर्ट ने उनके घर को साधारण कहा। रसोई में उनके गॉडसन ने नोटिस बोर्ड पर पिन लगाकर लिखा था, नंबर 1, गॉड मदर लूसी लेटबी। उनके बेडरूम में विनी द पूह और ईयोर के प्लश खिलौने थे। लिविंग रूम में बिल्लियों के पशु चिकित्सा दस्तावेज रखे थे, स्मज और टिगर। हेडबोर्ड पे इस पर फेयरी लाइट्स थीं और डुवेट कवर पर स्वीट ड्रीम्स लिखा था। उनकी बचपन जैसी सजावट की पसंद उनके गंभीर अपराधों के आरोपों के विपरीत थी। हत्या के मामले। 2015 की गर्मी में काउंटेस ऑफ चेस्टर अस्पताल में वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्टीफन ब्रियरी ने यूनिट में असामान्य गतिविधि देखी। 4 स्वस्थ शिशु अचानक गिर गए। यह शब्द उन शिशुओं के लिए है जिनकी सेहत 15 दिनों में तेजी से बिगड़ती है। इसके अलावा उनकी हालत बिगड़ने का कोई कारण स्पष्ट नहीं था। 4 में से सिर्फ एक बच्चा बच पाया। लूसी की पहली जात हत्या 1 दिन के शिशु चाइल्ड ए की थी, जिसका जन्म 31 हफ्ते में सी सेक्शन से हुआ और उसे नवजात गहन देखभाल कक्ष में भर्ती किया गया था। असमय जन्म के बाद भी वह बिना मदद सांस ले रहा था और उसकी हालत ठीक थी। 8 जून 2015 को शिफ्ट शुरू होने के 1 घंटे बाद लेटबी ने डॉक्टरों को बताया कि बच्चे की हालत बिगड़ रही है। मौके पर डॉक्टर और सलाहकार ने शिशु की त्वचा में रंग में बदलाव देखा। यह नीली त्वचा पर गुलाबी धब्बों के रूप में दिखता था, जो कभी कभी आते जाते थे। वे हैरान थे कि अजीब त्वचा का रंग किस बीमारी का लक्षण है। बाद में पता चला
कि लेटबी ने चाइल्ड ए की रक्त धारा में एक ट्यूब से हवा इंजेक्ट की थी। फिर यही उसका पसंदीदा हत्या तरीका बन गया। बच्चे को बचाने की कई कोशिशों के बावजूद उसे रात 8:58 बजे मृत घोषित कर दिया गया। एक नर्स को याद है कि उसने लेटबी को चाइल्ड ए के इंक्यूबेटर के ऊपर खड़े हुए देखा था, लेकिन उसे लगा कि लेटबी बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है और उसने तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि बच्चा उसकी देखरेख में ठीक नहीं हो रहा है। 9 जून को लेटबी ने चाइल्ड बी, जो चाइल्ड ए की जुड़वां बहन थी, की उसी तरीके से हत्या की कोशिश की। उसने देखा कि चाइल्ड बी की हालत बिगड़ गई। इस बार पीड़िता बच गई और उसे कोई दीर्घकालिक असर नहीं हुआ। 5 दिन बाद 14 जून को लेटबी ने चाइल्ड सी, जो 5 दिन का बच्चा था, की हत्या कर दी। एक बार फिर उसने शिशु से जुड़ी एक ट्यूब में हवा इंजेक्ट करने का अपना तरीका इस्तेमाल किया। एक और हफ्ता बीत गया। 21 जून को लेटबी ने चाइल्ड डी की हत्या हवा का इंजेक्शन देकर कर दी। रिपोर्ट्स के अनुसार बच्चा 3 बार बेहोश हुआ और नहीं बच पाया। मौतों से चिंतित होकर डॉक्टर ब्रियरी ने मरीजों की केस फाइलों की जांच शुरू की और उन्होंने बहुत ध्यान से देखा कि उन्हें कौन सा इलाज दिया गया था। उस वक्त ड्यूटी पर कौन था? हर केस में लूसी लेडबी गोंगतोंग थीं। हर बार मरीज की हालत बिगड़ने पर वे मौजूद थीं। उस समय लेडबी 26 साल की थीं और उन्हें एक बिल्कुल साधारण महिला के रूप में जाना जाता था। वो सहकर्मियों संग रात बाहर जाती, दोस्तों संग छुट्टियों पर जाती, सालसा सीखती और 2 बच्चों की गॉड मदर थीं। वो वेस्टबोर्न रोड पर अपनी 2 बिल्लियों संग रहती थी। किसी को उस पर शक नहीं था। सबको लगता था कि उसके साथ बार बार हादसा होना दुर्भाग्य है। एक पुराने दोस्त ने उसे मिस परफेक्ट कहा और बताया कि उसके माता पिता सोचते थे कि वो बहुत मासूम है, उसे कोई भी कभी हत्यारा नहीं मानेगा। डॉक्टर ब्रीरी के लिए ये मौतें साफ तौर पर संदिग्ध थीं, लेकिन सिर्फ इतना ही उनके लिए यह समझने के लिए काफी नहीं था कि आखिर गलत क्या हुआ था। अच्छी सेहत वाले समय से पहले जन्मे बच्चों के अचानक गिरकर मर जाने के बारे में नहीं सुना जाता। बिना वजह हुई मौतें बेहद दुर्लभ होती हैं। इन घटनाओं से पहले नवजात इकाई में हर साल सिर्फ 2-3 मौतें होती थीं। बच्चों ने पुनर्जीवन पर अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं दी। यह असामान्य था। जिन बच्चों की धड़कन लौट आई, उनकी सांसें सामान्य नहीं हुई, जबकि आमतौर पर ऐसा होता है। डॉक्टर ब्रियरी की समीक्षा के नतीजे, साथ ही 3 संदिग्ध मौतों की जानकारी अस्पताल ट्रस्ट की सीरियस इंसिडेंट्स कमेटी को सौंप दी गई, जो मरीजों की सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच के लिए जिम्मेदार है। कमेटी ने डॉक्टर ब्रियरी के संदेह से सहमति नहीं जताई और इन घटनाओं को अप्रत्याशित मौत के गंभीर मामले के बजाय दवा की गलती माना। अगर इन्हें अलग तरीके से वर्गीकृत किया जाता तो घटनाएं जोड़ी जाती और जांच शुरू होती। आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र। लेटबी ने 4 अगस्त की सुबह चाइल्ड ई की रक्त धारा में हवा इंजेक्ट कर उसकी जान ले ली। लड़के की मां यूनिट में थी और दूसरे जुड़वां को दूध पिला रही थी। चीख सुनने पर उन्होंने चाइल्ड ई को खून से सना और परेशान पाया। पास में लेटबी खड़ी थी। मां ने बताया कि नर्स आपात स्थिति में भी कुछ नहीं कर रही थी। लेटबी ने कथित तौर पर मां से कहा कि खून नासोगेस्ट्रिक ट्यूब के बच्चे के गले को परेशान करने के कारण आया है और उनसे शांत रहने के लिए कहा। मृत्यु के वक्त चाइल्ड ई ने अपनी कुल रक्त मात्रा का 1/4 खो दिया था, जिसे विशेषज्ञ ने बहुत अधिक बताया। मजबूत हत्या के बावजूद लेटबी ने बच्चों की हत्या के नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए। अगले दिन उसने चाइल्ड एफ, जो चाइल्ड ई का भाई था, को इंसुलिन देकर झड़ देने की कोशिश की, लेकिन वह इस जानलेवा हमले से बच गया। सितंबर में उसने चाइल्ड जी को ज्यादा दूध पिलाकर 2 बार मारने की कोशिश की। बच्ची बच गई, लेकिन गंभीर रूप से विकलांग हो गई। बाद में पता चला कि लेटबी ने निरीक्षण चार्ट में बच्चे का तापमान असल से ज्यादा लिखा था, ताकि लगे कि वह ज्यादा दूध पिलाने से पहले ही बीमार थी। उसने बच्चे के अचानक बिगड़ने की गलत जानकारी दी। रिपोर्ट किया कि घटना दूसरी नर्स के दूध पिलाने पर हुई। 23 अक्टूबर को लेटबी ने बच्चे आई की जान ली। उसने नासोगेस्ट्रिक ट्यूब से उसके पेट में हवा भर दी। बच्चा 4 बार गिरा
और फिर डरावनी मौत हुई। अखबारों के अनुसार लेटबी ने बच्चे के माता पिता को सहानुभूति कार्ड भेजकर उसकी फोटो अपने फोन में रख ली। उसने उनके सोशल मीडिया अकाउंट देखे और बच्चे के अंतिम संस्कार में जाने की इच्छा जताई। बाद में चाइल्ड आई की मां ने बताया कि लेटबी ने नवजात को उसकी मां के साथ नहलाते समय अजीब व्यवहार किया था, जो उसकी मौत से कुछ समय पहले की बात है। उन्होंने कहा, हम उसे नहला रहे थे, तभी लूसी आ गई। वह मुस्कुरा रही थी और बार बार यह कहती रही कि वह पहले स्नान के समय भी मौजूद थी और हमारी बेटी को वह स्नान कितना पसंद आया था। काश वह चाइल्ड पहला की हत्या वाले दिन ही चुप हो जाती। एक नर्स और वार्ड मैनेजर जिनका नाम इरियन पॉवेल था, ने इन मामलों की समीक्षा शुरू की। स्टीफन ब्रियरी की तरह वह भी घटनाओं की संख्या को लेकर चिंतित थी और अंत में उसी नतीजे पर पहुंची। उसने ऐसा ही किया। इन बच्चों की मौतों में समानता थी कि लूसी ड्यूटी पर थी। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर ब्रियरी से संपर्क किया ताकि उन्हें अपनी खोज के बारे में बता सके और लिखा कि दुर्भाग्यवश लूसी ड्यूटी पर थी। हर मौत का मामला अलग होता है। अब तक कई नवजात शिशुओं की मौत की खबर अस्पताल में फैल चुकी थी और मेडिकल डायरेक्टर को नवजात इकाई की अजीब घटनाओं की जानकारी मिल गई थी। तब उन्हें लगा कि उनके अस्पताल में मृत्यु दर अन्य समान आकार के अस्पतालों जैसी या कम है, इसलिए उन्हें तुरंत कोई चिंता नहीं हुई। हालांकि इरियन पॉवेल और स्टीफन ब्रियरी ने अपनी चिंताएं उठाने की कोशिश की, लेकिन बताया जाता है कि उनकी समस्याओं का या तो गंभीर घटनाओं की समिति ने विरोध किया या उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। चिंतित डॉक्टरों और नर्सों से बताया गया कि वे कोई हंगामा न करें। फरवरी 2016 में डॉक्टर ब्रियरी ने लिवरपूल के एक विशेषज्ञ के साथ नवजात शिशु इकाई में हुई गिरावटों की आधे दिन की थीमेटिक समीक्षा की। रिपोर्ट में दिखा कि लेटबी हर घटना के वक्त ड्यूटी पर थी और सभी घटनाएं रात 12 से 4 बजे हुई। ब्रियरी ने रिपोर्ट संलग्न कर मेडिकल डायरेक्टर को ईमेल भेजकर तुरंत बैठक मांगी, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। अस्पताल प्रबंधन ने लेटबी की संलिप्तता को संयोग माना और वह नवजात इकाई में काम करती रही। 7 अप्रैल को लेटबी को डे शिफ्ट में ट्रांसफर किया गया। उन्हें बताया गया कि यह उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए है और पॉवेल ने कहा कि वह हर गिरावट पर वहां थी। 2 दिन बाद उसने जुड़वां बच्चों चाइल्ड एल और चाइल्ड एम की जान लेने की कोशिश की। चाइल्ड एम को हवा का इंजेक्शन दिया और चाइल्ड एल को इंसुलिन से जहर देने की कोशिश की। दोनों शिशु बच गए। इस दौरान पॉवेल लेटबी की संलिप्तता को लेकर चिंतित रहे और अस्पताल की नर्सिंग निदेशक एलिसन केली समेत कई लोगों को मदद के लिए ईमेल करते रहे। अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर से तय हुआ कि वे सभी मौतों की समीक्षा करेंगे और लेटबी 3 महीने डे शिफ्ट में रहेंगे। अस्पताल के डॉक्टरों ने पॉवेल से कहा, आप एक हत्यारे को छुपा रहे हैं। जून में लेटबी ने 34 हफ्ते के चाइल्ड एन को मारने की कोशिश की, लेकिन वह बच गया। उसी महीने वह 1 हफ्ते के लिए इबिसा से बाहर गई और 23 जून को काम पर लौटने से पहले लौटी। उसने दोस्त को मैसेज किया, शायद मैं फिर जोरदार वापसी करूंगी। हाँ, काम पर वापस लौटने के कुछ ही घंटों के भीतर उसने 3 बच्चों में से 2, जिन्हें चाइल्ड ओ और पी के नाम से जाना जाता है, की जान ले ली। चाइल्ड ओ को एक पूरी तरह से स्वस्थ बच्चा बताया गया था और उसे जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली थी, लेकिन वह अचानक गिर पड़ा। 23 तारीख को वह 3 बार अचानक गिरा, फिर उसकी मौत हो गई। बाद में हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि उसके शरीर में असामान्य मात्रा में गैस थी और उसका लिवर भी क्षतिग्रस्त हो गया था। बताया गया कि यह लिवर डैमेज टक्कर की चोट से हुआ, जैसा आमतौर पर कार दुर्घटना में होता है। चाइल्ड ओ की मौत के कुछ ही मिनट बाद डिस्चार्ज होने वाले चाइल्ड पी भी डायाफ्राम टूटने पर अचानक गिर पड़ा। उससे पूरी तरह ठीक होने की उम्मीद थी, लेकिन जब डॉक्टर उसे दूसरे अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे तो लेटबी ने रिपोर्टेडली कहा, वह यहां से नहीं जा रहा है। क्या वह जिंदा है? रिपोर्टों के अनुसार उसने चाइल्ड सी की मौत से पहले भी ऐसा बयान दिया और एक डॉक्टर को मैसेज कर दावा किया कि वह उन्हें देख रही होगी। चाइल्ड पी और उसके तीसरे भाई बहन पर कड़ी नजर रखी गई थी। चाइल्ड पी की मौत के तुरंत बाद एक्सरे में उसके शरीर में असामान्य गैस मिली। अपने भाई की तरह
तीसरे ट्रिपलेट को भी उसी अस्पताल भेजा गया जहां चाइल्ड पी को ले जाया गया था। एक कंसल्टेंट ने बताया कि उन्होंने माता पिता की विनती पर यह अनुमति दी क्योंकि वे अपना आखिरी बच्चा खोने से डर रहे थे। आगे की जांच। ओआरपी की मौत के बाद स्टीफन ब्रियरी ने लेटबी को न्यूनेटल यूनिट से हटाने की मांग की। हालांकि ड्यूटी एग्जीक्यूटिव्स ने कहा कि 26 वर्षीय काम के लिए फिट है और कोई सुरक्षा जोखिम नहीं है। उन्होंने कहा कि बच्चों की देखभाल में कोई समस्या आए तो वे जिम्मेदारी लेने को तैयार है। महीने के अंत में अस्पताल ट्रस्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बच्चों की मौतों और कानून प्रवर्तन एजेंसी बनाने पर चर्चा की। अब तक नवजात शिशु इकाई में 7 बच्चों की मौत हो चुकी थी। प्रबंधन को लगता था कि लेडबी की संलिप्तता के संकेत केवल परिस्थितिजन्य है और कुछ डॉक्टर बिना पूरी जानकारी के अंधाधुंध खोज में लगे हैं। आखिरकार उन्होंने अधिकारियों को शामिल न करने का फैसला किया और उसकी बजाय रॉयल कॉलेज ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ यानी आरसीपीसीएच के माध्यम से एक समीक्षा आयोजित की जो उस साल सितंबर में शुरू हुई। यह भी तय हुआ कि अस्पताल की नवजात इकाई अब 32 हफ्ते से कम उम्र के प्रीमैच्योर बच्चों को नहीं लेगी। इस उम्र से कम उम्र के शिशुओं की देखभाल अब अन्य अस्पतालों द्वारा की जाती थी। जुलाई मध्य में लेपी को वरिष्ठ नर्स और एचआर मैनेजर से मिलकर प्रशासनिक भूमिका दी गई, जहां उन्हें उनके और मृतकों के बीच संबंध के बारे में बताया गया। उन्हें बताया गया कि उन्हें निगरानी में रखा जाएगा और वह परेशान थी। स्टाफ की कमी के चलते लूसी लेटबी की निगरानी संभव नहीं थी, इसलिए उन्हें प्रशासनिक भूमिका में भेजा गया। वह दोबारा नवजात वार्ड नहीं गईं। सितंबर में लूसी लेटबी ने ट्रस्ट के खिलाफ उत्पीड़न और भेदभाव के लिए औपचारिक शिकायत दर्ज की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्हें अलग थलग किया गया, अपनी पसंदीदा नौकरी से हटा दिया गया और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप स्पष्ट नहीं थे। उसने यह जानने की मांग की कि किन आरोपों की जांच की जा रही है। कुछ महीनों बाद अक्टूबर 2016 में आरसीपीसीएच ने अपनी जांच पूरी की और अपनी रिपोर्ट सौंपी। समीक्षा ने लेटबी के कार्यों या बच्चों की मौतों की जांच नहीं की, केवल नवजात इकाई के व्यवहार पर ध्यान दिया और आरसीपीसीएच बच्चों की मौतों में वृद्धि का कोई स्पष्ट कारण नहीं ढूंढ सका। लेकिन यह उल्लेख किया गया कि यूनिट में स्टाफ की बड़ी समस्याएं थीं और पर्याप्त वरिष्ठ स्टाफ उपलब्ध नहीं था। इसने यह भी सिफारिश की कि हर बच्चे की मौत की विस्तार से समीक्षा की जाए और यह भी उल्लेख किया कि सभी बच्चों का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था। उनकी मौत के बाद यह सबसे अच्छा कदम था, फिर भी नहीं किया गया। जेन हॉर्डन, ग्रेट ओनरमंड स्ट्रीट हॉस्पिटल की न्यूनेटोलॉजिस्ट से इन मामलों की समीक्षा को कहा गया, पर वे इन्हें विस्तार से नहीं देख सकीं। उन्होंने संक्षिप्त सारांश देने पर सहमति दी। मामलों के नोट्स की समीक्षा करने के बाद उन्होंने सिफारिश की कि इन मामलों की फोरेंसिक समीक्षा कराई जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सका। लेटबी की शिकायत पर 10 अस्पताल कर्मचारियों से पूछताछ हुई, जिनमें से कई ने पुलिस बुलाने की धमकी दी। अगर उन्हें नवजात शिशु इकाई भेजा जाता तो कुछ लोग उनका बचाव करते। एक वरिष्ठ नर्स ने दावा किया कि डॉक्टर एक चुड़ैल शिकार में भाग ले रहे थे और कहा कि मुझे उम्मीद है कि वह यूनिट में वापस आएंगी, हम बहुत खुश होंगे। जांचकर्ताओं ने लेटबी के कार्य इतिहास की भी जांच की। उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे यह संकेत मिले कि उनका व्यवहार खराब या गैर पेशेवर था। उनके खिलाफ कभी कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। आखिरकार जांचकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि डॉक्टर ही उन पर शक करने के लिए दोषी थे। उन्होंने उन्हें यह बताया, इस व्यवहार से आप एक जूनियर सहयोगी के रूप में अलग थलग और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिससे आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है। यह अस्वीकार्य है और पीड़ित दिख सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि अस्पताल उसके करियर में मदद करेगा, मास्टर डिग्री या उन्नत नवजात पाठ्यक्रम में सहयोग देकर। उसे साप्ताहिक वरिष्ठ नर्स जांच इनकी पेशकश की गई थी, जो 12 नवंबर को समाप्त हुई। मार्च 2017 में लेब्बी को हटाने के बाद 4 महीनों तक नवजात वार्ड में कोई मौत नहीं हुई। सलाहकारों ने क्षेत्रीय नवजात प्रमुख से चर्चा के बाद मामलों की आगे जांच आवश्यक मानते हुए प्रबंधन से पुलिस को शामिल करने को कहा।
27 अप्रैल को उन्होंने चेशायर कॉन्स्टेबुलरी से मुलाकात की और बताया कि लूसी लेटबी 3 मई को नवजात वार्ड लौटेंगी। इन मौतों की जांच ऑपरेशन हमिंगबर्ड के तहत की गई, जिसका उद्देश्य काउंटेस ओनफ चेस्टर अस्पताल के नवजात वार्ड में समय से पहले जन्मे बच्चों की मौत और गिरावट की जांच था। ऑपरेशन हमिंगबर्ड के चरम पर करीब 70 अधिकारी और कर्मचारी थे और ठीक 1 साल बाद 3 जुलाई 2018 को उन्हीं लोगों ने अपनी मेहनत का फल देखा, जब लूसी लेटबी को 8 हत्याओं और 6 हत्या के प्रयास के संदेह में गिरफ्तार किया गया। मुकदमा। अगले कुछ वर्षों में लेटबी कई बार जमानत पर रिहा और फिर गिरफ्तार हुई। आखिरी बार 10 नवंबर 2020 को। अगले दिन उस पर 8 हत्या और 10 हत्या के प्रयास के आरोप लगे और जमानत नहीं मिली। लेटबी ने सभी आरोपों से इनकार किया और मौतों का कारण अस्पताल की खराब सफाई और कम स्टाफिंग को बताया। नर्सिंग और मिडवाइफरी काउंसिल ने मार्च 2020 में लेटबी को निलंबित करने के बाद उसे रजिस्टर से हटाने की प्रक्रिया शुरू की। लेटबी का केस 10 अक्टूबर 2022 को मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट में शुरू हुआ। उसने 7 हत्या और 15 हत्या के प्रयास में खुद को निर्दोष बताया। लेटबी पीड़ितों और उनके परिवारों की पहचान गुप्त रखी गई, जिन्होंने मुकदमे में गवाही दी। द गार्जियन के लिए हेलेन पिड ने लिखा कि इतनी गोपनीयता आमतौर पर सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में होती है। लेटबी के कुछ सहकर्मियों को भी मुकदमे में सुरक्षा दी गई थी, जिसमें एक डॉक्टर भी शामिल था, जिसे उसका बॉयफ्रेंड बताया गया था। किसी को नहीं पता था कि लेटबी का बॉयफ्रेंड है, लेकिन अभियोजन ने कहा कि वह अस्पताल के एक विवाहित रजिस्ट्रार से रोमांटिक रूप से जुड़ी थी, जिसकी पहचान अब तक उजागर नहीं हुई। लेटबी की ओर से उसने दावा किया कि उनका कोई अफेयर नहीं था और वे दोनों सिर्फ दोस्त थे। हालांकि उसके घर से बरामद किए गए हस्तलिखित नोट्स, जिसे पुलिस ने 2018 में पहली बार उसकी गिरफ्तारी के बाद तलाशी ली थी, यह दिखाते हैं कि वह उस आदमी से प्यार करती थी। बाद में जूरी को उनके टेक्स्ट मैसेज दिखाए गए, जिनमें लेटबी ने लव हार्ट्स भेजे थे। बताया गया कि दोनों ने साथ में समय बिताया था। वे लंदन की यात्राओं पर गए, बाहर खाना खाने गए और लेटबी के सेमी डिटैच्ड चेस्टर घर में समय बिताया। जैसे उसने पीड़ितों के परिवारों के साथ किया, वैसे ही उस आदमी की पत्नी को भी सोशल मीडिया पर खोजा। दोनों के बीच का संबंध उनके सहकर्मियों की नजरों से छुपा नहीं रहा। एक नर्स ने कहा कि वे सहकर्मियों के हिसाब से असामान्य रूप से करीब थे, भले ही वह शारीरिक संबंध के बारे में नहीं कह सकती। उसने आगे कहा कि मुझे पता है, वार्ड में इस बारे में बातें और अफवाहें होती थीं, जो उसे पसंद नहीं थीं। 2016 की गर्मियों में लेटबी को प्रशासनिक भूमिका में भेजा गया और डॉक्टर कहीं और चले गए, जिससे उनकी साझेदारी खत्म हो गई। बताया जाता है कि वह अकेलापन महसूस कर रही थीं, क्योंकि उन्हें नवजात वार्ड में सहकर्मियों से दूर कर दिया गया था और बाद में अनिद्रा व अवसाद की दवा दी गई थी। रिपोर्टों में कहा गया कि शिकार की मौत वाली रात डॉक्टर ने लेटबी को घर छोड़ा था और अभियोजन पक्ष ने एक समय यह सुझाव दिया था कि उनके कार्यों के पीछे प्रेरणा यह थी कि वह चाहती थीं कि वह डॉक्टर उन्हें नोटिस करे। अभियोजन ने लेटबी को दुष्ट, ठंडी, गणनात्मक, क्रूर और निर्दयी बताया। मुकदमे में सुने गए अधिकांश सबूतों में कई जानकारियां शामिल हैं, जिन्हें हम इस वीडियो में पहले ही कवर कर चुके हैं, जिनमें एक्सरे, पोस्टमार्टम और फर्जी मरीज रिकॉर्ड शामिल है। लेटबी को कई बार सहयोगियों और अभिभावकों ने बच्चों के पास खड़ा देखा। वह मौतों के समय ड्यूटी पर थी और वार्ड से हटते ही हत्याएं रुक गईं। पुलिस ने लेटबी के घर से कई अहम चीजें बरामद की थीं और कई और भी सबूत थे। ऐसी ही एक चीज थी पुनर्जीवन के दौरान बच्चे एम को दी गई दवाओं का रिकॉर्ड। एक पेपर टॉवल और ब्लड गैस रीडिंग दस्तावेज भी बच्चे एम के लिए थे। अस्पताल के दस्तावेज, जिन्हें परिसर से बाहर नहीं जाना चाहिए था, वो भी पाए गए। इनमें से 21 शीट्स उन बच्चों की थीं जिन्हें उसने नुकसान पहुंचाया था। मुकदमे में पेश किए गए सबसे दिलचस्प सबूतों में से कुछ वो पोस्ट इट नोट्स पर लिखी गई बातें थीं जो लूसी लेटबी ने खुद लिखी थीं। इन वाक्यों में था, मुझे जीने का हक नहीं, मैंने जानबूझकर उन्हें मारा क्योंकि मैं उनकी देखभाल के काबिल नहीं, मैं बुरी इंसान हूं, अब ये नहीं करना चाहती, मैंने ये किया।
कहा गया कि दूसरी चिट्ठियों में उसने इस बात को लेकर अपनी निराशा लिखी थी कि उसे अपने नवजात शिशु वार्ड में वापस जाने की अनुमति नहीं दी गई। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और उनके पास कोई सबूत भी नहीं है, फिर मुझे छुपकर क्यों रहना पड़ा। एक पोस्टिट पर लिखा था, मैं कभी शादी या बच्चे नहीं करूंगी, मुझे परिवार होना कैसा है पता नहीं चलेगा। लेप्पी के वकील ने कहा कि ये नोट्स एक डरी और निराश महिला की पीड़ा का इजहार है। लेप्पी ने भी यही दावा किया। मुझे लगा अगर मैंने गलती की है तो मैं बहुत बुरी इंसान हूं। मुझे लगा कि मेरी गलती या अयोग्यता से बच्चों पर असर पड़ा है, इसके लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानती हूं। मुझे लगता है मैं संघर्ष कर रहा था और अपनी बात कहने का यही तरीका था जो मैं किसी और से नहीं कह पा रहा था। जांचकर्ताओं ने लूसी लेडबी के घर से डायरी बरामद की जिसमें पीड़ितों के नाम के शुरुआती अक्षर उनकी हत्या के दिनों में लिखे थे। जब उससे पूछा गया कि वह अस्पताल के कागजात घर क्यों लाई थी और उसने सोशल मीडिया पर पीड़ितों के परिवारों को क्यों खोजा था, तो उसने कहा, दोनों बार मेरा व्यवहार सामान्य था। मैंने कम सफाई दी और कभी कभी मेरी बात रोबोट जैसी लगी। रिपोर्टरों ने नोट किया कि उसने शुरुआत में शांत और सहयोगी तरीके से जवाब दिए। आखिरकार वह टूटने लगी जब उसने अपने बारे में और इस मामले के असर पर बात की। जूडिथ मोरिट्ज़ ने बीबीसी के लिए लिखा, फरवरी तक मुझे लेप्पी के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखा। डॉक्टर की आवाज ने नर्स को तोड़ दिया और उसमें नए जज्बात जगा दिए। मोरिट्ज़ ने कहा कि लेप्पी के अनजान बॉयफ्रेंड ने ट्रायल में उसमें पहली बार भावनाएं जगाई। जब उनसे पूछा गया कि वह खुद के बारे में बात करते हुए क्यों रोईं, तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ बच्चों के बारे में बात करते हुए भी रोया है। लेप्पी ने ट्रायल के दौरान पहली बार रुकने को कहा। अभियोजन पक्ष ने पूछताछ में उनकी गवाही की कमियां बताईं और विरोधाभास दिखाया। जुडिथ ने लिखा, अभियोजन पक्ष ने पूछा, तुम झूठ बोल रही हो, है ना? लूसी लेप्पी, तुम्हें यह सब अच्छा लग रहा था, है ना? इसके बाद लेप्पी एक शब्द में जवाब देने लगी। फिर उन्होंने रुकने को कहा। 18 अगस्त 2023 को लेप्पी 7 हत्या और 7 हत्या के प्रयास में दोषी पाई गई। हत्या के प्रयास के 6 मामलों में जूरी निर्णय नहीं ले सकी। 2 मामलों में उन्हें बरी कर दिया गया। 3 दिन बाद लेप्पी को इंग्लैंड की सबसे कड़ी सजा, आजीवन कारावास मिला, जिसमें पूरी जिंदगी जेल में रहना होगा। जज ने कहा कि उन्होंने बिना पछतावे के बच्चों की हत्या की क्रूर और सोची समझी मुहिम चलाई, जिसमें सबसे कमजोर बच्चों को निशाना बनाया। उन्होंने सजा सुनवाई में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए वे अदालत में पड़े गए पीड़ितों के बयान नहीं सुन सकी। अन्य मकसद। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि लेटबी को हत्या करने के लिए ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता ने प्रेरित किया हो सकता है, खासकर एक विशेष डॉक्टर से। लेकिन यह एकमात्र मकसद नहीं है जो बताया गया है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि उसने ऊब के कारण हत्याएं की। उसे आपात स्थितियों से रोमांच मिलता था और उसे भगवान बनने और नियंत्रण में रहने में आनंद आता था। लेकिन वे अकेले नहीं थे जिन्हें लगा लूसी लेडबी ने ध्यान के लिए हत्याएं की होंगी। एक नर्स ने दी संडे टाइम्स को बताया कि उसे लगता है लूसी लेडबी मौतों की घटनाओं का नाटक चाहती थी और बच्चों को नुकसान पहुंचाना उसके लिए फायदेमंद था। अगर वे नहीं मरते तो उसे उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए सराहा जाता था। अगर वे मर जाते तो उसे सहानुभूति मिलती कि बच्चा उसके सामने मरा जबकि वह बचाने की कोशिश कर रही थी। अपराध विशेषज्ञ डेविड विल्सन ने भी माना कि लेटबी में हीरो कॉम्प्लेक्स है और उन्होंने यह भी जोड़ा कि जो हत्यारे स्वास्थ्य कर्मी बनते हैं उनमें स्वास्थ्य क्षेत्र में शामिल होने से पहले ही मारने की इच्छा विकसित हो चुकी होती है। द गार्जियन और द टेलीग्राफ दोनों ने जांचकर्ताओं द्वारा एकत्र किए गए हस्तलिखित पोस्ट-इट नोट्स के आधार पर अलग अलग मकसद निकाले। पहले ने कहा कि मैंने जानबूझकर मारा क्योंकि मैं उनकी देखभाल के लायक नहीं था। एक मकसद थी। बाद वाले के अनुसार शादी या बच्चे न होने का डर उसे विनाश की ओर ले गया। यह भी कहा गया कि वह FDIA से ग्रस्त थी। यह एक बनावटी विकार है जो किसी दूसरे पर थोपा जाता है, जिसे पहले म्यूनचौसन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी के नाम से जाना जाता था। यह एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है जिसमें देखभाल करने वाला व्यक्ति किसी दूसरे के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का दिखावा करता है। एक अन्य मामले में यह विचार 1990 के दशक में
बेवर्ली एलेट मामले पर काम कर चुके एक पूर्व जासूस ने सुझाया था। एलेट एक अंग्रेज सीरियल किलर है। एलेट को 4 बच्चों की हत्या, 3 की हत्या की कोशिश और 6 को गंभीर चोट पहुंचाने का दोषी पाया गया। जब वह बच्चों के वार्ड में नर्स थी, उसकी हत्या का कारण पता नहीं चला, पर एफडीआई आप पर संदेह रहा है। आपराधिक मनोवैज्ञानिक डेविड होम्स एंड डोमिनिक विलमोट इस सिद्धांत का समर्थन कर चुके हैं। विलमोट ने कहा कि वह शामिल होना चाहती हैं, जबकि उनके पास सही न होने का भी मौका है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादातर अपराधी पकड़े जाना नहीं चाहेंगे और अपने आपराधिक व्यवहार से खुद को दूर रखेंगे। बेवर्ली एलेट और लूसी लेप्पी ऐसा लगता है कि वे खुद को जांच में परिस्थितियों में शामिल कर रही हैं, जो दिखाता है कि यहां कुछ और चल रहा है। उसके बाद की स्थिति। लेब्बी फिलहाल एशफोर्ड सरे के ब्रॉन्सफील्ड जेल में बंद है। 15 सितंबर 2023 को कोर्ट ऑफ अपील क्रिमिनल डिवीजन ने पुष्टि की कि लेब्बी ने सजा के खिलाफ अपील की अनुमति के लिए आवेदन किया। इसी महीने सीपीएस ने बताया कि हत्या के प्रयास के 6 में से एक मामले की फिर से सुनवाई होगी, जिस पर जूरी सहमत नहीं हो सकी थी। 10 जून 2024 की तारीख तय की गई थी। फिलहाल जांच चल रही है कि क्या अब तक लेप्पी किसी और अपराध के लिए जिम्मेदार है या नहीं। एक परिवार जिनका बच्चा लिवरपूल वुमन हॉस्पिटल में पैदा हुआ था, को जांच में शामिल होने की सूचना दी गई है। यहां लेप्पी ने नर्सिंग की ट्रेनिंग की थी। काउंटेस ऑफ चेस्टर हॉस्पिटल में शिशुओं से जुड़े लगभग 30 अन्य मामलों को संदिग्ध माना गया है और उन्हें कानून प्रवर्तन द्वारा पूरी तरह से जांचा जाएगा। दिसंबर 2023 में लेप्पी को नर्सिंग रजिस्टर से हटा दिया गया था और उनकी सजा के बाद यूके सरकार ने इस मामले की स्वतंत्र जांच का आदेश दिया। जांच में उन मौतों और घटनाओं से जुड़ी परिस्थितियों की जांच की जाएगी, जिसमें यह भी शामिल है कि चिकित्सकों द्वारा उठाई गई चिंताओं को कैसे संभाला गया। अगस्त 2018 में मेडिकल डायरेक्टर इयान हार्वी फ्रांस में रिटायर हुए। 1 महीने बाद सीईओ टोनी चैम्बर्स ने ट्रस्ट के साथ गैर प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर कर इस्तीफा दिया, लेकिन एनएचएस में दूसरी नौकरी पाली। नर्सिंग निदेशक एलिसन केली को नई नौकरी से निलंबित किया गया, जबकि नर्सिंग प्रमुख करेन रीज रिटायर हो गई। चुपचाप, यह ध्यान देते हुए कि उन्हें डॉक्टरों द्वारा लेडबी को उनके पद से हटाने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई थी, जांच औपचारिक रूप से 22 नवंबर 2023 को शुरू की गई। लेडबी द्वारा मारे गए बच्चों के माता-पिता ने अदालत में विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट पढ़ा। चाइल्ड ए और बी के माता-पिता ने कहा कि लेडबी उनके लिए कुछ भी नहीं है, जबकि चाइल्ड डी की मां ने कहा, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, अब यह कभी माफी नहीं। मानसिक टूटन के बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ। मैंने सब खत्म करने का सोचा और आगे बढ़ना नहीं चाहता था। बच्चे ई और एफ की मां ने कहा, हमारी दुनिया बुरी घटना के बाद बिखर गई। नर्स के रूप में ट्रायल के आखिरी दिनों में भी उसने नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश की। कोर्ट में उसका परिवारों के प्रति अनादर उसके स्वभाव को दर्शाता है। हम रोज कोर्ट में मौजूद रहे हैं। वह तय करती है कि बहुत हो गया और अपनी कोठरी में रहती है। एक कायर की आखिरी दुष्टता। लेडबी के माता-पिता हर दिन मुकदमे में एक दोस्त के साथ मौजूद रहते थे। बहुत से लोग जो उसे जानते थे, उनके लिए उस शांत और दयालु महिला के बीच संबंध जोड़ना मुश्किल था, जिसे वे जानते थे, और वह सीरियल किलर जो वह निकली। अब उसे आधुनिक ब्रिटिश इतिहास में बच्चों की सबसे कुख्यात सीरियल किलर माना जाता है और उसका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। मायरा हिंडली, मैरी एन कॉटन और रोजमेरी वेस्ट जैसे नामों के साथ।